So dear friends, welcome in my YouTube channel. And here in this time during Corona, the situation is very critical, not only in India but also in the world. So education system is very highly affected in this time. So I am going to start the online classes of BSc Mathematics. So here my second paper at the BSc second year, second paper, I am going to start the advanced calculus. In advanced calculus, the topic is that first topic in front of you, that is sequence. आपके सामने जो आज पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम. और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अनुक्रम के बारे में बताया था. फिर भी मैं उससे एक हल्की सी जानकारी बहुत ही नॉर्मल रूप में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हमें जो कुछ थ्योरम्स हैं उन थ्योरम को हमें सॉल्व करना है और डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स भी जाननी है हमें. तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस का मतलब क्या है? अनुक्रम. अनुक्रम का मतलब होता है क्रम से आने वाला. क्रम से आने वाला, इसका मतलब एक के बाद एक निश्चित सीक्वेंस क्रम होना चाहिए. जैसे हमने लिखा कि 2, 4, 6, 7, 1, 8, 9, 100, 2, 6. यहाँ यदि आप इसको देखते हैं तो यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है. और अनुक्रम की एक खास बात होती है कि प्रारंभिक के 3, 4, 5 पद यदि हमको मालूम हो तो हम पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं, उसके n स्टेप तक हम बना सकते हैं. लेकिन जैसे कि देखिए आप 2 है, ठीक है, मान लिया कि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, फिर ये 1 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 7 का है, फिर ये 7. ये जो डिफरेंसेस हैं ये किसी नियम को फॉलो नहीं है. लेकिन अब यदि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, जैसे मैंने कहा Sn is equal to n 3n plus 1 upon 2. तो इस सीक्वेंस में यदि यहाँ पर मैं n की वैल्यू पुटअप करता हूँ 1, तो कितना होगा? देखिए 3n 4 upon 2, कॉमा 2 रखा था मैंने, मान लो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 6, तो 7 upon 2, 4 रखा मतलब 9 upon 2, 5, 4 रखा, 3 रखने से सॉरी यहाँ पर देखेंगे यदि n बराबर 1 रखते हैं तो 4 upon 2, n बराबर 2 रखते हैं तो 7 upon 2, n बराबर 3 रखते हैं तो 10 upon 2, n बराबर 4 रखते हैं तो 13 upon 2. अब इसमें खास बात आप देखेंगे, ये आपके पास कितना है? 2 है. इसको काटिए, ये है आपका 3.5, इसे करिए 5, ये कितना है? 6.5. यानी अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी तो भाई इनके बीच में कितने अंतर है? 1.5 का, इसमें 1.5 का, इसमें 1.5 का, 1.5 अंतर है. इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आप 1.5 को ऐड करके ला सकते हैं, जैसे कि एक समांतर श्रेणी का ये रूल. लेकिन अब हम सिस्टम को ये समझते हैं. इसका मतलब ये यदि आपके पास है nth स्टेप है, ये वास्तव में कहलाता है nth स्टेप. तो nth स्टेप यदि आपके पास हो तो इसमें आप n की वैल्यू जो है वो क्या रखेंगे? n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को. ये सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि सीक्वेंस होने के लिए स्मॉल n बिलोंग होना चाहिए. यानी स्मॉल n बिलोंग टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर है. इसका ये मतलब है कि जो n की वैल्यू है 1, 2, 3 जैसे. यानी आप स्मॉल n का जो मान है ना ही आप 0 रख सकते हैं और ना ही आप नेगेटिव रख सकते हैं. यानी बात समझिए, does not belongs to what? 0. इसका मतलब ये कि आप 0 नहीं रख सकते, इसका मान माइनस नहीं हो सकता है. यानी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. पहले सिस्टम को आप समझ लें. उसके बाद इसके लिए f सच है n टेंड्स टू r. ये एक मैपिंग हमने बनाई थी कि n जो है वो ये होगा डोमेन जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, और ये होगा इसका को डोमेन. ये क्या होता है? ये कौन सा नंबर है? ये बताता है रियल नंबर. देखेंगे कि आखिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस यानी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी.
तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी सीक्वेंस की, तो उसमें सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि इसमें एक जो फंक्शन होता है उसकी जो मैपिंग तैयार की जाती है, उस मैपिंग में यदि हम कह लें कि Fn आपके पास n स्टेप ऑफ एनी सीक्वेंस है और एक मैपिंग है f सच दैट n टेंड्स टू r। मैपिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ डोमेन जो होता है वो कैपिटल N, मतलब वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते हैं इसका ये मतलब है कि आप जो भी ये स्मॉल n की वैल्यू पुटअप करेंगे वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल N। और ये अलग बात है कि आपके पास जो कोडोमेन है, मतलब आने वाला जो परिणाम है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आप कोई भी रियल नंबर रख नहीं सकते। n इसमें बिलोंग है, मतलब क्या आप n0 रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। n का मान माइनस वैल्यू रख पाएंगे? आप नहीं रख पाएंगे। तो पहले ये मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आपके पास कोई सीक्वेंस है, इसका मतलब है किसी भी सीक्वेंस का nth स्टेप आपके पास है। मान लीजिए nth स्टेप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि n+1/8n² n के रूप में कोई भी फंक्शन हो सकता है। उस फंक्शन में हम स्मॉल n का मान रखेंगे, लेकिन वो मान आप 1 से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट वाला कोई मान नहीं रख सकते हैं। 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। और ये देखा जाए यदि यहाँ पर n की वैल्यू को मैं अनंत की ओर ले लूं, किसी सीक्वेंस में n को बढ़ाते बढ़ाते अनंत की ओर लेकर जाऊं, तो ये जो है वो एक निश्चित सीमा की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक लिमिट होगी, वो निश्चित मान की ओर धीरे धीरे करके अग्रसर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में Sn है और वो है 1/n। अब यदि मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 1/1 आएगा। 2 कर दो 1/2 यानी 0.5। 3 कर दे 1/3 0.33। 4 कर दे 0.25। 5 कर दे 0.20। इसका मतलब देखिए जब n का मान 1 2 3 4 चेंज कर रहा हूं तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और कम होते 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 जैसे देखिए कि आपने 1 था, फिर 0.5 हुआ, 0.33 हुआ, 0.21 हुआ, तो 0.15 होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होते 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 जब ये n अनंत की ओर चले जाएगा तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको मालूम है कि 1/n मतलब 0। इसका मतलब कि ये 0 की ओर अग्रसर होगा। कहने का मतलब कि 0 इसकी लिमिट होगी। तो ये तो हुआ मैथमेटिकल फॉर्म, लेकिन हम देखना चाहते हैं इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म, लेकिन थोड़ा लिटरेचर के रूप में, साहित्यिक रूप में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सीक्वेंस होना चाहिए आपके पास में, स्मॉल n को अनंत की ओर लेके जाना है। तब हमें ये देखना है कि लिमिट की परिभाषा क्या है। और ये लिमिट की परिभाषा है फर्स्ट ईयर में, जो फंक्शन में आपने लिमिट की परिभाषा पढ़ी है, यही सेकेंड ईयर में, लेकिन ये फंक्शन में नहीं है, ये सीक्वेंस में। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यदि हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि Sn एक सीक्वेंस मानना होगा। तो सबसे पहले है कि एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है Sn, यानी nth स्टेप आपको दिया होगा। अब हमें बताना है कि उसी जो लिमिट होगी, सीमा होगी, वो सीमा क्या होना चाहिए। सीमा होने के लिए जरूरी है कि प्रकृति में एक नई संख्या जिसका नाम होगा एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को मानना पड़ेगा जो कि 0 से बड़ा। अब बात आती है एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये 0 से बड़ी लेकिन बहुत छोटी धनात्मक है। देखो 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0.00001, यानी वो 0 भी नहीं है और 0 के आसपास भी है, लेकिन धनात्मक है, ये एप्सिलॉन। तब हम एक एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन एक धनात्मक संख्या जो 0 से बड़ा है, उसका अस्तित्व मानेंगे। देखिए Sn वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तब संख्या L को अनुक्रम की सीमा कहते हैं, लेकिन शर्त क्या है, एप्सिलॉन बड़ा है 0 से के लिए एक धनात्मक पूर्णांक स्मॉल m इस प्रकार होना चाहिए कि m एप्सिलॉन पे निर्भर है, पहली बात है। और सीक्वेंस में जो आप n लेके चलते हो, सीक्वेंस में जो ये n लेके चलते हो, वो स्मॉल m से बड़ा या बराबर होना है। यदि इस शर्त का पालन नहीं हुआ तो आप लिमिट कभी नहीं ला पाएंगे। देखिए
कि ये धनात्मक पूर्णांक m जो किस पर निर्भर है, एप्सिलॉन पर निर्भर है, का अस्तित्व इस प्रकार हो कि अब ये सिंबल क्या होता है आपका इस प्रकार से, ये परिमाण, किसका परिमाण, Sn माइनस Sn nth स्टेप ऑफ सीक्वेंस, L जो है इसकी लिमिट है, इनके अंतर का जो परिमाण है वो छोटा होना चाहिए, जिससे एप्सिलॉन यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो L जो है वो Sn की लिमिट है। इस पर कंडीशन को देखना लीजिए, Sn माइनस L का जो परिमाण है वो एप्सिलॉन से छोटा है और स्मॉल n m से बड़ा है, यानी ये जो n यूज करोगे आप यहाँ वो हमेशा स्मॉल m से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ बात देखते हैं, ये स्मॉल n जो है, स्मॉल n का मान बढ़ाने पर, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है, जब ये अनंत की ओर अग्रसर होती है तो Sn का जो मान है वो भी किसकी ओर अग्रसर होगा, इस L की ओर अग्रसर होता है। तब हम कहते हैं कि L जो है जो सीक्वेंस Sn के लिए लिमिट है। और ये डेफिनेशन में परफेक्शन होनी चाहिए, आप इस डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे वो लिखने का जो तरीका होगा, क्योंकि आप लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू L, Sn इज इक्वल टू, और फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि यदि कोई सीक्वेंस लिमिट रखता है तो वो यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब वो अद्वितीय होती है, एक सीक्वेंस अलग अलग प्रकार की एक ही मान के लिए लिमिट नहीं रख सकता। तो नेक्स्ट हमारा होगा कि कोई अनुक्रम यदि सीमा रखता है तो वो अद्वितीय होगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं अब एक थ्योरम, हम ये थ्योरम देखने जा रहे हैं कि आपके पास में एक सीक्वेंस है और उसकी लिमिट है, तो वो लिमिट यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, हम सिद्ध करना चाहिए। तो इसको चूंकि हम सिद्ध करना है तो पहले लिमिट की परिभाषा जो कि मैंने पिछले पार्ट में बताया है आपको, उस परिभाषा के अनुरूप हम भी मान लेते हैं कि Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है। देखिए अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती सिद्ध करना है, ठीक है, हमने एक सीक्वेंस मान लिया, ठीक सीक्वेंस है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर उसकी लिमिट होगी, चलो मान लिया कि लिमिट L है, लिमिट है तो उसकी डेफिनेशन लगेगी, और Sn माइनस L का जो परिमाण है एप्सिलॉन से छोटा होता है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल देन m, ये इसकी डेफिनेशन, यानी Sn की लिमिट L है। चलो ये प्रूव करना। अब हमको ये बताना है कि ये जो लिमिट है अद्वितीय होती है, मतलब एक सीक्वेंस की एक ही लिमिट होगी, दो नहीं हो सकती। हम मान लेते हैं उल्टा, विरोधाभास मान लेते हैं कि नहीं दो लिमिट होती है, हम विरोध पद्धति का उपयोग करेंगे। इस उत्पत्ति है तो हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। हम मान लेते हैं कि एक लिमिट नहीं दो लिमिट है, चलो ठीक है, मान लिया कि Sn की सीमा अद्वितीय नहीं होती, ठीक है, नहीं होती तो n टेंड्स टू इंफिनिटी जाने पर इसकी दो लिमिट होगी n माइनस n, ठीक है। अब अगर दो लिमिट है तो डेफिनेशन लगाऊंगा लिमिट की मैं, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से आप देखेंगे, ये देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू L1 है। अब मैंने 1 मान लिया तो Sn माइनस L डेफिनेशन में L होता था, क्योंकि मैंने L1 माना तो L1 हो गया, लेकिन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। अगर 2 मानेंगे तो आप 2 लिखेंगे, यदि 3 मानते तो आप 3 लिखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 बाकी सारी चीज वैसी। अब मैंने इसकी लिमिट से L2 भी माना, फिर डेफिनेशन लगा दिया, देखिए आपने, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कहलाएगा। अब क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको आप इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन आप थर्ड देखिए, ठीक है, ये इसको दीजिएगा ये वाला। अब L1 L2 का मैंने परिमाण निकाला, और यदि L1 माइनस L2 ये L1 माइनस L2, तो हम क्या करने वाले हैं, L1 में एक बार हम Sn को घटा रहे हैं और Sn को एक बार हम जोड़ रहे हैं, दोनों को घटाया या जोड़ा वो तो इक्वल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है और ये पार्ट है, मैं इसको दो भाग बना रहा हूँ। जब दो भाग बनाता हूँ तो सबसे कम लेस आर इक्वल का यूज करना होगा, तो ये होगा L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2। और आप देख रहे हैं कि ये परिमाण के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं Sn माइनस L1 प्लस Sn माइनस,
और आप देखेंगे कि Sn माइनस L1 इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे यह है एप्सिलॉन बाई 2 और ये छोटे का सिंबल लग जाएगा, तो एप्सिलॉन बाई 2 और ये हो गया एप्सिलॉन बाई 2, 2 बार हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 कैंसिल। इसका मतलब L1 L2 के परिमाण का जो अंतर है वो आप एप्सिलॉन ला रहे हैं, और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन जीरो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जीरो के समीप की धनात्मक संख्या है, तो लगभग यदि हम इसे जीरो मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, L1 माइनस L2 का परिमाण जीरो, इसका मतलब L1 बराबर L2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो दो लिमिट मानी वो दोनों आपस में क्या है, बराबर आ गई। हमने अलग माना लेकिन वो आपस में हर लोग के बराबर हो गया, यानी हमारा विरोधाभास हो गया। इसका मतलब है कि हम गलत हैं, इसका मतलब कि कथन जो दिया वो सही है। अतः सिद्ध हुआ कि अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है।